अग्रे गच्छामः। हम्म, अब जैसे ये स्क्रीन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, जी। तो हम लोग पूछेंगे स्क्रीन दृश्यते वा, क्या आपको स्क्रीन दिख आम रहा है? दिखता है। हाँ। आम आम। दृश्य दृश्याम दृश्यामी दृश्यते। ठीक है। दृश्य। तो अभी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए, और इसका कोई भी मतलब ये नहीं सोचे कि हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। सब लोगों को ये ध्यान रखना है, कुछ बोलना है, संस्कृत में कुछ बोलना है। गलत या सही वो हम लोग बाद में करेक्ट कर लेंगे, बोलते समय शायद वो भी करेक्ट ना करें, बाद में कर लेंगे, अभी ऐसे ही बोलेंगे। सो अग्रे गच्छामः। आम। अच्छा। प्रार्थना श्लोक। कौन ले रहा है प्रार्थना श्लोक आज? मैं ले लूं। जी, बोलिए। अहम वदामि। बोलिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद भरनी। शांति ही और शांति ही के बीच में रुकना नहीं है। शांति शांति शांति। जी। ठीक है, वहां पे शाह को रोकना नहीं है, उसको बोलते हुए अगले को पकड़ना है और आगे चले जाना है। ठीक हाँ। है, चलिए। तो अन्वय क्रम में हमने देखा था, देखिए अन्वय क्रम आज हम लोगों की कक्षा में अद्य कक्षाया अंतिम अन्वय क्रम कक्षा वर्तते। आज अन्वय क्रम के लिए अंतिम कक्षा है ये, और इसमें आपके सारे अन्वय हम लोगों ने कवर कर लेंगे जितने आपकी परिचय की किताब में दिए हुए हैं। तो अभी आज की कक्षा में हम लोग जो बाकी के बचे हुए अन्वय हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अन्वय क्रम के जो नियम है, अन्वय क्रम के नियम क्या थे हमारे पास, कि हमको पहले क्रिया देखनी है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार। क्रिया होती है मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया जिसे बोलते हैं, और जो अप्रधान क्रिया होती है उसको बोलते हैं। तो हमको ये 2 क्रियाओं को सबसे पहले पहचानना है कि प्रधान क्रिया क्या है और अप्रधान क्रिया क्या है। इनको पहचान के अलग कर लेंगे। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाने में क्रिया से शुरुआत होती है। बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनते, इसलिए क्रिया से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले इसीलिए क्रिया पहचानिए। क्रिया पहचानने के बाद में जो विभक्तियां हैं वो विभक्तियों के अनुसार से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, उसी क्रम में उन सारी विभक्तियों से पदों को पहचान के उसमें निकाल के लगा देना है। ये आपको मुख्य मुख्य तौर पर करना है। तो हमने क्या किया कि क्रिया को 2 भाग हैं, प्रधान और अप्रधान क्रिया। इन पदों को पहचानेंगे सबसे पहले कि पूरे जो श्लोक है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। फिर हम क्या करेंगे, नियम के हिसाब से क्रिया को पहचानने के बाद उसके साथ के अव्यय हैं उनको भी देख लेंगे। अप्रधान क्रिया है उनको देखेंगे। अप्रधान के बाद जो कारक हैं, वो जितने भी कारक हैं उन कारक चिन्हों को
हम पहचानेंगे और उनको एक टेबल बना के विभक्तियों के अनुसार से उनको लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसका गद्य क्रम बना देंगे। तो वो गद्य क्रम बनाएंगे, उसको ही हम लोग अन्वय क्रम बोलेंगे। ये हमारे क्रिया और उनके नियम हैं अन्वय क्रम बनाने के। इसी क्रम में हम लोग आज आगे चल रहे हैं। अब ये देखिए 16 लिखा हुआ, 16 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? किसी को पता है? किसी को गिनती आती है संस्कृत में? 10 को क्या बोलते हैं? आवाज आ रही है मेरे को? सब लोग म्यूट पर हैं इसलिए सब लोग ऑन कर लें तो सबको सुना हाँ पड़े। जी। हाँ जी। एकादश, दशम, हाँ, तो 11 को क्या बोलते हैं? एकादश, फिर द्वादश, 12, हाँ बोलते जाइए। त्रयोदश, हाँ चतुर्दश, पंचदश, षष्ठ, षोडश। षोडश, षोडश। हाँ, तो ये अन्वय क्रम षोडश है। ये इसमें देखिए ये लिखा हुआ है। अब हम आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो है संक्षिप्त रामायण से पढ़ रहे हैं। तो रामायण का जो कुछ छोटे छोटे से हम लोगों ने श्लोक लिए हुए हैं, उसमें से ये श्लोक है, अंत में आते हैं। सह कामम कामम अन्वाप्यैव राम पादावुपस्पृशन नंदीग्रामे करोद्राज्यम रामागमनम आकांक्षया। ऐसे करके इसको धीरे धीरे मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि कहाँ विभक्त करना है, कहाँ पे तोड़ना है उसको। सह कामम अनवाप्य ऐव राम पादौ। अब ये देखिए पादावु लिखा हुआ है, यहाँ पे राम पादौ है। फिर उपस्पृशन नंदी ग्रामे, फिर अवग्रह का जो चिन्ह होता है उसको हम आ पढ़ते हैं। तो अकरोत राज्यम राम आगमनम आकांक्षा। ये इस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे। पद विभागों को सबसे पहले पहचानते हैं। तो हमने पद लिख दिए, सारे के सारे पद लिख दिए जो भी आए। फिर हमने इन सब लोगों को अलग अलग करके लिखा। सह कामम अनवाप्य ऐव राम पादो उपस्पृशन नंदीग्रामे अकरोत राज्यम रामागमनम आकांक्षा। तो ये हमने पद विभाग बना लिया। अब पद विभाग बनाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रतिपदार्थ देखते हैं। तो टेबल बनाएंगे। तो प्रतिपदार्थ में जब बनाएंगे तो हर एक जो पद हमने अलग अलग किया हुआ है उन पदों के बारे में देखेंगे कि उनका मतलब क्या है, उनकी विभक्ति क्या है, वो एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, विभक्ति कौन सी है, इनको हम पहचानेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी पहचानेंगे कि इनमें क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इनमें अव्यय कौन कौन से आ रहे हैं, और इनमें प्रधान क्रिया कौन है और अप्रधान क्रिया क्या है। तो हम जितना भी अभी आगे चल रहे हैं वो सारे नियम के हिसाब से चल रहे हैं। जो हमने 4 नियम देखे थे उन्हीं नियम के अनुसार चल रहे हैं। तो हमने ये टेबल बनाई। सह, सह जो है वो पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन में है और इसका मतलब हुआ वह है। कामम, कामम मतलब इच्छा, पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति, एक वचनम अस्ति। अनवाप्य अव्यय है, अनवाप्य ये लय प्रत्यय से आता है। अव्यय है पूर्ति बिना, मतलब उसकी पूरा किए हुए बिना। एव अव्यय है, उसका मतलब ही। राम पादव, अब देखिए पैरों के बारे में जब भी बात करेंगे किसी के पैरों के बारे में तो 2 पैर होते हैं, तो दोनों पैरों के बारे में बात की जाती। तो पाद पादव 2 पैर, द्विवचन है ये, तो पादव में आ जाएगा। राम पादव, राम के पैरों को। उपस्पृशन स्पर्श करते हुए, अब उपस्पृशन जो है वो अव्यय है और ये एक प्रकार से क्रिया की तरह यूज हो रहा है, लेकिन ये प्रधान क्रिया नहीं है। स्पर्श करते हुए। नंदीग्रामे, नंदीग्रामे, रामः रामो रामाः, सप्तमी विभक्ति में रामे, रामे ए आ गया। नंदीग्रामे सप्तमी विभक्ति लग गई, नंदीग्राम में। अकरोत, अकरोत जो है वो क्रिया है, मतलब उन्होंने किया। राज्यम,
राज्यम नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है राज्य, उसका मतलब हुआ राम आगमनम आकांक्षा, यह स्त्रीलिंग का है, तृतीय विभक्ति एक वचन, और इसका मतलब हुआ कि राम के आने की, राम आगमनम आकांक्षा, राम के आने की आकांक्षा से या इच्छा से, इसका ये मतलब हुआ। तो अब हमने प्रतिपदार्थ, ये जो पहले हमने टेबल बनाई, ये टेबल बनाने के बाद फिर हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम इन क्रियाओं को लिखेंगे और विभक्ति के साथ में कौन कौन से, प्रथमा विभक्ति में कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से पद हैं, उनको लिखेंगे, द्वितीय में कौन है वो लिखेंगे। तो एक और टेबल यहां से बनाएंगे जो ये टेबल बनी। अब इस टेबल में देखिए, हम लोगों ने पहले लिखा विभक्ति, विभक्ति में हमने देखा कितनी विभक्तियां आ रही हैं। तो यहाँ प्रथमा है, द्वितीय है, फिर उसके बाद ऐसे नीचे चलते जाइए, विवर्णम में देखते जाइए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, फिर अव्यय, अव्यय द्वितीय, प्रथमा सप्तमी, प्रथमा द्वितीय तृतीय। तो इस प्रकार से हमको ये विभक्तियां मिल गई। हमने लिख दिया प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी और अव्यय। फिर हमने क्रियापदानी, क्रियापदान में हमने देखा कि अकरोत प्रधान क्रिया अस्ति। अब अकरोत प्रधान क्रिया है। अनवाप्य उपस्पृशन, ये क्या है? इति अव्ययम, ये अव्यय हैं। ठीक है, अव्यय में ये क्रियाओं की तरह यूज होते हैं, इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में लिखा है, जिसको आपको पता चले कि अकरोत जो है वो प्रधान क्रिया है। अनवाप्य उपस्पृशन इति अप्रधान क्रिया स्तः, ये अप्रधान क्रिया हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे। हमने ये पहचान लिए, क्रियाएं पहचान ली, क्योंकि हमको जब अन्वय बनाना है, अन्वय क्रम बनाएंगे, तो हम कैसे करेंगे कि हम सामने हमने देखा कि ये श्लोक है, इस श्लोक के बाद में ये हमारे क्रियापद हैं, और क्रियापद में जब हमने पहचान लिया तो हर प्रधान और अप्रधान क्रिया के साथ जो पद मिला हुआ है उस पदों की पहचान करके उनको अलग अलग करके यहां लिख देंगे। जैसे सह, अब देखिए सह कामम अनवाप्य, अब कामम अनवाप्य एव, ठीक है, ये एक साथ लिखा हुआ है। फिर लिखा है राम पादौ उपस्पृशन, अब देखिए राम पादौ के साथ में उपस्पृशन आ गया, तो ये एक साथ हो गया। नंदी ग्रामे अकरोत राज्यम, अकरोत के साथ में नंदी ग्रामे आ गया, राज्यम आ गया, तो हमने अकरोत के साथ लिख दिया नंदी ग्रामे रामन। फिर रामागमनम आकांक्षा, ये भी उनके साथ में आ जाएगा। अब हम वापस चलेंगे ऊपर, सह कामम अनवाप्य एव, अब कामम अनवाप्य ये एक साथ आ रहा है, तो हमने इसको एक साथ लिख दिया बीच में। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं हैं उनके साथ जितने भी पद आ रहे हैं उन पदों को हमने अलग अलग करके लिख दिया। अधिकतर आप देखेंगे कि जो प्रधान क्रिया है उसको आपको पहचानना होगा, और जो अप्रधान क्रियाएं हैं उनके जो संबंधित उनसे जो शब्द होंगे, उनसे पद होंगे, वो आप उनके पास में ही होंगे, तो इससे आपको पहचान करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। अब हम इसका अन्वय बनाएंगे। अब इनको सही क्रम में हमको रखना है, तो सही क्रम में रखने के लिए अब ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, क्योंकि यहां से आपको प्रधान क्रिया दिख रही है। प्रधान क्रिया क्या है यहाँ पर? अकरोत। जो अच्छा एक सेकंड मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको ऊ के साथ में ब्रैकेट लगा दिया है, इसको मैं लास्ट में लगा देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी बाद में देखने के लिए। ठीक है, सो ये उपस्पृशन जो है ये एक पूरा वर्ड है, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। तो अब हमने जब लिखा अन्वय, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो प्रधान क्रिया है, प्रधान क्रिया यहाँ पर क्या है? अकरोत, तो हम लिखेंगे अकरोत। अकरोत का मतलब क्या है? किया। अकरोत का मतलब क्या है? किया। किसने किया? सह अकरोत।
किसने किया? सह अकरोत, उसने किया। वह क्या किया? अब देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं सेंटेंस, जो वाक्य बन रहा है वो कैसे बना रहे हैं? हमने सबसे पहले लिखी क्रिया। क्रिया लिखने के बाद हमको क्या करना है? हमको उसका कर्ता पहचानना है। प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है, तो हमको प्रथमा विभक्ति लिखनी होगी। प्रथमा विभक्ति में से जो कर्ता होगा वो लिखना है, तो कर्ता को लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आएगा। कर्म तो ऑर्डर राज्यम ध्यान रखेंगे, ऑर्डर को ध्यान रखना है, किस क्रम में रखना है। तो हमने कर्ता लिखा, फिर कर्म लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सह राज्यम अकरोत, उसने राज्य किया। ठीक है, तो कर्ता हो गया, फिर कर्म हो गया, फिर क्रिया आ गई। ऐसे देखिए एक एक हम लोग कैसे लगाते जा रहे हैं, क्रम बनाते जा रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर प्रथमा और द्वितीया का इस्तेमाल हो गया। अब हमारे पास तृतीया और सप्तमी बची। ठीक है, इस प्रधान क्रिया के लिए तृतीया और सप्तमी बची। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सप्तमी और तृतीया को लगाएंगे, तो उसी क्रम में लगाते जाएंगे। तो द्वितीया के बाद तृतीया आई, तृतीया को हमने लगाया, कहाँ लगाया? कर्ता के बाद लगा दिया। सह रामागमनम आकांक्षा, रामागमनम कांक्षा राज्यम अकरोत, यहाँ पे हमने तृतीया को लगा दिया। फिर उसके आगे सप्तमी है तृतीया के बाद, तो हमने तृतीया के बाद नंदी ग्रामे उसको लगा दिया। तो बन गया सह रामागमनम कांक्षा नंदी ग्रामे राज्यम अकरोत। अब उसका मतलब कैसे बनता जा रहा है? अकरोत, किया। किसने किया? सह अकरोत, उसने किया। सह राज्यम अकरोत, उसने राज्य किया। सह रामागमनम कांक्षा राज्यम अकरोत, उसने राम के आने की, वापस आने की आकांक्षा से राज्य किया। सह रामागमनम आकांक्षा नंदी ग्रामे राज्यम अकरोत, उसने राम के आने की प्रतीक्षा में या आकांक्षा में नंदी ग्राम में या नंदी ग्राम से राज्य किया। अब देखिए जो भरत हैं, सह का मतलब भरत के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको याद रहना चाहिए। भरत के बारे में बात हो रही, तो भरत जब गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने राम से प्रार्थना की थी कि आप बड़े भाई हैं और सबसे बड़े भाई हैं, दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हैं, इस नाते राजा का जो बड़ा बेटा होता है वह राजा बनता है, इसलिए आपको राजा बनना चाहिए। इस कारण से प्रजा के हित में और नियम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आपको वापस चलना चाहिए, आपको मैं लेकर जाऊंगा। ये राम से उन्होंने अनुरोध किया था। तो ये जो अनुरोध किया था वो उन्होंने माना नहीं, राम ने उनको वापस भेज दिया कि नहीं तुम जाओ, अब मुझे पिता की आज्ञा पूरी करनी है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ, उनके वचन के कारण नहीं जा सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो उनका वार्तालाप हुआ, उसके बाद में भरत वापस आ गए। लेकिन भरत अयोध्या नहीं गए, क्योंकि अयोध्या में वो मानते थे कि मैं अयोध्या से अगर राज्य करूंगा, उनका वचन भी पालन करना है बड़े भाई का, और मैं छोटा हूं तो मैं राजा नहीं बन सकता। तो इसलिए वो नंदीग्राम से उन्होंने, जो अयोध्या के बगल में था, पास में था, वहां से उन्होंने राज्य किया। तो वो ही कहानी चल रही है। सह रामागमनम कांक्षा नंदीग्रामे राज्यम अकरोत, उन्होंने राम के वापस आने की प्रतीक्षा की वहां पर, और इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम से राज्य किया। फिर बना, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये पहला क्रिया जो है वो उसके जितने भी पद थे वो हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिए। अब हमारे पास दो अप्रधान क्रियाएं बची। तो अप्रधान क्रिया जो करता है उसके बाद में हम लगाएंगे। अब जैसे अनवाप्य, अनवाप्य क्या मतलब क्या है कि पूरा नहीं हुआ जो काम, उसको बोलते हैं अनवाप्य। कामम, कामम का मतलब हुआ इच्छा, तो इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, जिस इच्छा से वो गए थे बुलाने के लिए, वापस बुलाने के लिए राम को, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इसलिए सह के बाद देखिए मैंने ब्रैकेट लगाया जिससे आपको पता रहे कि कर्ता के बाद में हम ये अप्रधान क्रिया का वाक्य लगा रहे हैं। तो कामम अनवाप्य क्रिया जो है बाद में आती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय ये जो है उसके पहले आएंगी सारी। तो इसलिए कामम अनवाप्य,
वो अपनी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई, इसके कारण वो राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम से उन्होंने राज्य किया। अब इसके बाद एक और अप्रधान क्रिया है, उपस्पृशन। राम पादो उपस्पृशन मतलब क्या हुआ, राम के पैरों को छूकर। तो अब क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस बना उसके बाद में हम इसको लगाएंगे, दूसरे सेंटेंस को लगाएंगे। दूसरा वाक्य हमने लगाया तो राम पादो उपस्पृशन सह कामम अनवाप्य राम पादो उपस्पृशन रामागमनम कांक्षा नंदीग्रामे राज्यम अकरोत। उसने मतलब भरत ने, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, उसके बाद राम पादो उपस्पृशन राम के पैरों को छूकर राम के आगमन की आकांक्षा से नंदीग्राम से राज्य किया या नंदीग्राम में राज्य किया। इसका ये मतलब हुआ। अभी देखिए सेंटेंस किस प्रकार से एक एक पद मिलाकर हम लोगों ने वाक्य की रचना की, यही सही क्रम है। और कैसे हम लोग इस प्रकार से रख रहे हैं, प्रधान क्रिया लेकर एक हमने वाक्य बनाया, फिर हमने अप्रधान क्रिया के जो वाक्य हैं उनको कैसे कहाँ लगाएंगे वो बताया। ऐसे ही दूसरी अप्रधान क्रिया होगी तो उसका भी वाक्य आएगा, उसको भी हम ऐसे ही लगा देंगे। तो अगर ये क्रम आपको समझ में आ जाता है कि किस क्रम से आपको हम ये अन्वय रचना करनी है, तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इसको बड़े ध्यान से बार बार पढ़ना है आप लोगों को। तो ये आपको सब लोगों को क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है, तो हम लोग अन्वय क्रम में इस प्रकार से ये हमारा वाक्य बना, सह कामम अनुवाप्य एव रामपादो उपस्पृशन रामागमनम का। आप जितने भी अव्यय हैं वो इधर उधर कहीं पे भी आएंगे, उनको या तो साथ में लगाते चलिए या बाद में लगा दीजिए। तो यहां पर हमने यहां पर एव लगा दिया, तो इस प्रकार से ये पूरा बन गया। अब है अगला 17वां सप्तदश। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम एकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। ठीक है, तो यहां पर क्या है, गते तु भरते। गते तु भरते ये एक साथ आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर एक और विभक्ति के बारे में पहचान होती है आपको। इसको ये बोलते हैं सती सप्तमी। मतलब जो सप्तमी विभक्ति होती है उसके सप्तमी सप्तमी दो मिलके सती सप्तमी बन जाती है। यहाँ पर गते जो है वो सप्तमी में है और भरते वो सप्तमी में है। तो गते तु भरते मतलब भरत के जाते ही, भरत के जाते ही, ये इस प्रकार से ही बोला जाता है। तो एक साथ ही आते हैं ये सारे शब्द, तो इसलिए इसको खाली पहचानना है, पहचान के आपको रख लेना है, याद रख लेना है। बाकी पढ़ाया आपको बाद में जाएगा, अभी पहचान आपको करने के लिए बता रहे हैं। तो गते तु भरते, भरत के जाते ही, तो ये एक साथ आ जाएगा। श्रीमान सत्यसंधः, देखिए धो लिखा है, सत्यसंधः जितेन्द्रियः रामः तु पुनः आलक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनम एकाग्रो दंडकान प्रविवेश ह। ये पद विभाग इसके बने। अभी तो पद विभागों में आप लोगों को पहचानना आ गया होगा कि कैसे बन रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से आप लोगों ने बहुत सारे देख लिए हैं। अब ये 17वां देख रहे हैं, तो अब तक तो काफी चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी। अब ये जब हमने पद विभाग बना लिए तो हमको क्या करना है, क्रम हमको वही रखना है, सब नियम हमको याद रखने हैं। पद विभाग बनाने के बाद ये हमने पद लिख लिए, फिर हमको यहाँ से टेबल बनानी है। टेबल में हमको पहचान करनी है हर पद की, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, कौन सा लिंग, अव्यय है, क्रिया कौन सी है, विभक्तियां कौन सी हैं, उनके अर्थ क्या हैं। तो ये हमने प्रतिपदार्थक एक टेबल बनाई और इसमें हमने लिखे गते तु भरते। यहाँ पर सती सप्तमी विभक्ति लगी है, पुल्लिंग और एक वचन के रूप हैं ये। भरत के जाते ही, श्रीमान पुल्लिंग,
प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और ये धनवान के लिए भी बोला जाता है, लेकिन श्रीमान रामः जनरली हम लोग बोलते हैं, तो श्री राम के संदर्भ में बोलते हैं इसको। तो आगे हम जब कभी यूज करेंगे तो श्री राम के संदर्भ में यूज करेंगे। सत्यसंधः, सत्यसंधः का मतलब हुआ सत्य का जो रूप है, उनका जो प्रतिरूप है, तो वो सत्यसंधः कहलाता है। ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। जितेंद्रियः, जो इंद्रियों को जीतने वाला हो उसको बोलते हैं जितेंद्रियः, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। रामः, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में राम के लिए, द्वितीय नहीं, ये गलत लिखा हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है राम। इसके बाद अव्यय, तु पुनः च तत्र ह। अब जितने भी अव्यय हैं आप इनको पहचानना सीख जाइए और एक साथ लिख दीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए एक साथ लिख दिया है। तो ये आपके जितने भी अव्यय हैं एक साथ लिख दिए मैंने। तु पुनः च तत्र ह। आलक्ष्य, आलक्ष्य अव्यय है, लेकिन ये क्रिया की तरह यूज होता है, लृ प्रत्यय है। शंका करते हुए, इसका मतलब हुआ नागरस्य, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, नगर के। जनस्य, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, मतलब लोगों का। आगमनम, नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, वापसी के लिए। एकाग्रह, एकाग्रह मतलब एकाग्रचित्त या दृढ़ निश्चयी, उसको बोलते हैं। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। दंडकान, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति लेकिन बहुवचन का रूप है। ये दंडक वन के लिए यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है नागरस्य। नागरस्य का क्या मतलब हुआ? नगर के। अब नगर को तो नगर बोलते हैं, तो नागरस्य हो गया यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, जैसे आपका जो भी नगर है, नगर को अगर हम बोल रहे हैं तो नगरः, लेकिन नगर के जो निवासी हैं उसमें ना में आ की मात्रा लग जाएगी तो नागर हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं नागरिक, हम लोग नागरिक हैं, तो हम लोग नागरिक हैं, नागरिक नहीं है, नागरिक हैं। तो उससे ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी लोगों के बारे में बातचीत हो रही वहां के, तो नगर के तो नागर हो जाएगा, नागर। तो नागरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, जिससे आपकी संस्कृत जो है बड़ी मजबूत हो जाएगी। जनरली आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा इधर उधर, लेकिन कुछ अगर ध्यान देंगे, कुछ थोड़ा ऐसे सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो एक आप लोगों को पैटर्न पता चल जाएगा किस प्रकार से होता है। तो उस पैटर्न को पहचानना जो है, तो जैसे जनक, जनक जो थे उनकी जो बेटी थी तो उनको जानकी बोलते हैं। अब देखिए, जनक की जानकी, जा में आ की मात्रा लगा दी और का में ई की मात्रा लगा दी, तो जानकी हो गया वहां से। तो इस प्रकार से शब्द जो थे जब बेटा या बेटी के लिए बोले जाते थे, तो जो उनके फादर मदर होते थे उनके नाम से, जब माता पिता के नाम से उनको किस प्रकार से संबोधित किया जाता था, उन्हीं अक्षरों को किस प्रकार से यूज किया जाता था, ये बड़ी दिलचस्प चीज है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी कभी रामायण पढ़ें या महाभारत पढ़ें तो उसमें देखिएगा कि किस प्रकार से नाम है, पिता के नाम है और उनसे उनके बच्चों के नाम किस प्रकार से डिराइव हुए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा, इसको भी देखिएगा। तो फिलहाल आगे चलते हैं। तो हमने ये टेबल बनाई प्रति पदार्थ की, और इससे हमको टेबल बनानी है दूसरी टेबल, जो कि हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो पद विभाग और प्रति पदार्थ आपने भरे, इससे हमको टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी विभक्तियां आई हैं, कौन कौन से क्रिया हैं, प्रधान क्रिया कौन सी है, अव्यय कौन से हैं। तो ये हमारी टेबल बन गई। बेसिकली हमको यही टेबल चाहिए होती है अपने सेंटेंस बनाने के लिए, अपने वाक्य बनाने के लिए। तो क्रियापद इसमें देखिए दो हैं, एक है प्रविवेश और एक है आलक्ष्य। तो प्रविवेश ये प्रवेश करके, और आलक्ष्य, आलक्ष्य जो है ये अप्रधान क्रिया है। ठीक है, शंका करते हुए, आलक्ष्य शंका करते हुए, ये अव्यय से बनी है इसलिए ये अप्रधान क्रिया है।
और जो प्रधान क्रिया है वो हो गई प्रविवेश। ठीक है, इसमें एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ जिससे आप लोगों को दिखाई पड़े, नीचे लिखा होगा। अभी सब लोगों को दिख रहा है प्रविवेश, प्रवेश किया, सबसे लास्ट में लिखा हुआ टेबल में। तो प्रविवेश मतलब प्रवेश किया, आलक्ष्य मतलब शंका करते हुए, और फिर हमने इसकी सारी विभक्तियां लिख दी और अव्यय लिख दिए। तो इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी और कुछ अव्यय हैं, उनका प्रयोग हुआ है। अब हमने इनको एक साथ लिखा। यहां से हमने देखा कि जो ऊपर श्लोक दिया हुआ है उसमें गते तु भरते, अब गते जो है वो एक क्रिया है, गतः, गतः से आती है, मतलब गया, गते तु भरते। ये गते जो है ये अप्रधान क्रिया हो गई। तो उसके साथ में नीचे देखिए सप्तमी और अव्यय उसमें आ गए, भरते तु, गते तु भरते, ये उसके साथ आ गए। इसको भी हम ब्रैकेट ही बना देते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने के लिए। गते तु भरते और आलक्ष्य। हाँ, अब देखिए ठीक है। तो प्रविवेश ये हो गई प्रधान क्रिया, गते और आलक्ष्य ये हो गए अप्रधान क्रिया। तो यहां से आपको पता चला कि गते तु भरते एक साथ आएंगे, सती सप्तमी का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने उसको गते के साथ लिख दिया। फिर उसके आगे श्रीमान सत्यसंधो जितेंद्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य। अब देखिए यहाँ पे पुनः आलक्ष्य ये एक साथ आया, तो हमने पुनः जो है हमारा अव्यय है और आलक्ष्य ये हमारी अप्रधान क्रिया है, तो उसको हमने लिख दिया। उसके बाद आया नागरस्य जनस्य च, तो ये भी उसी के साथ है, पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च, ये सब एक साथ आ जाएंगे। फिर तत्र आगमनम एकाग्रो, आगमनम एकाग्रो ये हमारे इसी के साथ आ गए, और एकाग्र है अलग हो गया यहाँ से। अब देखिए ये जो ये एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे संधि लग गई, आगमनम के बाद एकाग्रो संधि लग गई, अलग कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा। अब एकाग्रो दंडकान प्रविवेश, अब यहाँ पे दंडकान में प्रविवेश किया तो प्रविवेश के साथ में आ गई। तो ये जितने बाकी के जो शब्द हैं वो प्रधान क्रिया के साथ में आ जाएंगे। ये जब हमने पहचान लिया तो पहचानने के बाद में हमने इसको लिखा, अन्वय लिखा। अब अन्वय कैसे लिखेंगे? प्रविवेश, प्रविवेश हमारी प्रधान क्रिया है, तो हमने प्रधान क्रिया को सबसे पहले लिखा। प्रधान क्रिया क्या है? प्रविवेश। अब प्रविवेश किसने प्रवेश किया? प्रवेश किया किसने प्रवेश किया? रामः प्रविवेश, राम ने प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? दंडकान में, मतलब दंडक वन में प्रवेश किया। राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। अब ये राम के साथ में आ गए। अब इसी के साथ में जितने भी इसके विशेषण हैं उनको हमने लिख दिया। जो बाकी जितने भी बचे ना, श्रीमान, सत्यसंधः, जितेंद्रिय, एकाग्रह, ये राम के विशेषण है। राम जो है विशेष्य है, तो राम के विशेषण हमने लिख दिए, सारे उठा के एक साथ लिख दिए। तो हो गया श्रीमान सत्यसंधः जितेंद्रिय एकाग्रह रामः दंडकान प्रविवेश। तो ये हमारा वाक्य बन गया, एक पूरा पहली वाली लाइन जो थी प्रविवेश वाली, इसमें जितने भी शब्द थे वो सारे आ गए। अब बचा दूसरे अप्रधान क्रियाएं। अप्रधान क्रिया में गते तु भरते, अब गते तु भरते ये एक साथ आ जाएंगे, तो इसको हमने लिख दिया। गते तु भरते, भरत के जाते ही श्रीमन श्री राम जो सत्य का प्रतिरूप हैं, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, एकाग्र चित्त हैं, मतलब दृढ़ निश्चयी हैं, ऐसे जो राम हैं उन्होंने भरत के जाते ही दंडक वन में प्रवेश किया। इसका ये मतलब हुआ। अब
हमारी बची दूसरी अप्रधान क्रिया जो है आलक्ष्य। अब आलक्ष्य को हम लिखेंगे। आलक्ष्य, आलक्ष्य का मतलब क्या हुआ? शंका करते हुए। आलक्ष्य का क्या मतलब हुआ? शंका करते हुए, मतलब उनको एक शंका थी। राम को क्या शंका थी? जैसे ही भरत गए वहां से, तो भरत के साथ में कुछ लोग और भी आए थे, नगरवासी आए हुए थे, कुछ लोग और आए थे साथ में। तो जैसे ही उन्होंने उनको भेजा, वापस भेजा रामचंद्र जी ने भरत को, तो उनको ये आशंका थी कि इन लोगों ने, भरत ने और उनके जो नागरिक थे, मतलब जो अयोध्या वासी थे, और जो अयोध्या के अलावा और जो लोग बीच बीच में से आए थे, तो वो सब लोग जो रास्ते में मिले दूसरे शहरों में, गांवों में, वो सब लोग, उन लोगों को पता चल गया है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं वन में कहाँ पर हूँ, तो मैं अभी किनारे पर हूँ, तो इनको मेरी जगह पता है। अब ये क्या होगा कि जब ये लोग चले जाएंगे तो ये थोड़े थोड़े समय बाद मुझे देखने के लिए आते रहेंगे, तो मुझे डिस्टर्ब करेंगे यहाँ पर आकर। कोई कुछ प्यार से आएगा मिलने के लिए, कोई कुछ खाने के लिए लाएगा, कोई कुछ काम करने के लिए आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई इस प्रकार से आके यहाँ पे डिस्टर्ब करें। तो ऐसा वो रामचंद्र जी सोचते थे कि मुझे एकांत में रहने के लिए वनवास मिला है, ना कि इन लोगों के साथ में रहने के लिए, तभी मुझे वन भेजा गया है। तो इन लोगों के साथ में अगर मैं रहूंगा तो वनवास का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मुझे अलग रहना चाहिए। तो ये उनको शंका थी कि ये लोग चले जाएंगे लेकिन ये वापस आएंगे, बीच बीच में आते रहेंगे वापस। तो वही लिखा हुआ है कि गते तु भरते, भरत के जाते ही राम दंडकान में प्रवेश कर गए, राम दंडक वन में प्रवेश कर गए। लेकिन यहां पर आलक्ष्य, उनको एक शंका थी। क्या शंका थी? राम को शंका थी। आलक्ष्य, आलक्ष्य के साथ में अब लगाना है आपको कि किससे उनको आलक्ष्य था, किस चीज की शंका थी। तो आगमनम, किसका आगमनम? नागरस्य जनस्य च, तो उनके जो नागरिक हैं वो पुनः पुनः वापस आएंगे वहां पर। तो ये हमने आलक्ष्य लिखा यहाँ पर। आलक्ष्य का मतलब होगा शंका थी उनको। अब इसके आगे आपको क्रिया के आगे शब्द लगाने, नागरस्य जनस्य च, तो हो गया नागरस्य जनस्य च आलक्ष्य दंडकान प्रविवेश। नागरिक जो हैं और जो लोग हैं उनकी शंका थी। अब शंका क्या थी? कि वो पुनः आएंगे, पुनः आगमनम थे वो। तो उसको भी आप यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? एकाग्रह राम नागरस्य जनस्य च तत्र पुनः आगमनम आलक्ष्य दंडकान प्रविवेश। ह तो अव्यय है, पूर्ति के लिए लिखा जाता है, तो आप उसको लास्ट में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये अन्वय क्रम बन जाएगा। तो मेरा ये अन्वय क्रम भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने एक एक शब्द को लेकर उसको सही क्रम में रखा। काम हर एक में वही करना है, चाहे प्रधान क्रिया हो या अप्रधान क्रिया हो। पहचानना है कहाँ पे लगाना है सेंटेंस को। छोटा देखिए वाक्य हमने कहाँ लगाया, कर्ता जो है, कर्ता को पहचान के कर्ता के बाद में हमने दूसरा अप्रधान क्रिया वाला वाक्य बना के लिखा। इसीलिए मैंने ब्रैकेट बनाए हैं, जिससे आप लोगों को पहचानने में आसानी रहे कि कर्ता के बाद में लगेंगे, तो वो कर्ता के बाद में ही लगाने हैं छोटे छोटे सेंटेंस। और छोटा जो वाक्य बनेगा वो फिर क्रिया के बाद में उससे आप पहचानेंगे कि उसके साथ में। अब देखिए आलक्ष्य, आलक्ष्य में आपके पास प्रथमा विभक्ति नहीं है, सिर्फ द्वितीया है और षष्ठी है। तो इसलिए द्वितीया लगाएंगे, आलक्ष्य के पहले द्वितीया लगा दिए, और उसके इधर उधर कहीं पर भी उसके पहले जो है षष्ठी विभक्ति लगा दिए। वो क्रम है, उस क्रम में आपको लगाने पड़ते हैं। तो वो क्रम एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इनको बार बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सब वाक्य बनाने का यही तरीका है। तो छोटे छोटे वाक्य कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, ये सारे आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ब्रैकेट लगा के मैंने बहुत सोचने के बाद में आप लोगों के लिए कलर कोडिंग करी है, ब्रैकेट्स बनाए हैं, जिससे आप लोगों को एक पैटर्न समझ में आ जाए। पकड़ लें उस पैटर्न को आप कि कैसे हम प्रधान क्रिया के सेंटेंस बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, अप्रधान क्रिया के वाक्य बना के उनको कहाँ लगाना है, इस प्रकार से आप पहचानिएगा। तो ये आपका अन्वय क्रम था 17वें के लिए। अब उसके बाद है अन्वय क्रम 18वां। 18वें में प्रविश्य तु महारण्यम रामो राजीव लोचनः विराधम राक्षसम हत्वा शरभंगम ददर्शः
सुतीक्षणम चाप्यगच्छत्यम च अगच्छ भ्रातरम तथा। ये श्लोक है। अब इसके हम जब पद विभाग करेंगे तो बनेगा प्रविश्य प्रविश्य तु महारण्यम रामः राजीवलोचनः विराधम राक्षसम हत्वा शरभंगम ददर्शः सुतीक्ष्णम च अपि अगच्छ्यम च अगच्छ भ्रातरम तथा। ये हमारे पद विभाग बने। अब इन पद विभागों को, अलग अलग पदों को पहचानने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, उनकी टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने देखा कि प्रविश्य प्रवेश करके, ये फिर से लय प्रत्यय में है, अव्यय है लेकिन क्रिया की तरह यूज हो रहा है। अव्यय सारे लिख दिए, तू ह च अपि तथा, ये सारे अव्ययम संति। महारण्यम नपुंसक लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचनम अस्ति। बड़े वन में, दंडक वन में। महारण्यम, महारण्य मतलब जो बड़ा वन था उसको दंडक वन के रूप में उन्होंने बोला है। तो दंडक वन में प्रवेश किया था, तो दंडक वन के लिए बड़े वन को, महारण्यम को, उसको संबोधित किया जा रहा है। रामः इति पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम अस्ति। अर्थ हुआ इसका राम ने। राजीव लोचनः पुल्लिंग एक वचनम, एक प्रथमा विभक्ति एक वचनम, कमल सी आंखों वाले। विराधम, विराधम इति पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचनम, विराध। राक्षसम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, राक्षस का। हत्वा, हत्वा अगेन त्वा प्रत्यय आ गया, लेकिन यह अव्यय होने के कारण क्रिया के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, मारकर, इसका मतलब हुआ। शरभंगम, शरभंग ऋषि के बारे में है, पुल्लिंग, इनका एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक वचन। ददर्श क्रिया, देखा, दर्शन किया, इसका मतलब हुआ। सुतीक्षणम, सुतीक्षणम का मतलब हुआ सुतीक्षण के बारे में बात हो रही है, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। अगच्छ्यम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, अगच्छ ऋषि के लिए। और अगच्छ भ्रातरम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, अगच्छ के जो भाई हैं उनके लिए। अब हमने इससे छोटी वाली टेबल बनाई, क्रियापदा और विभक्तियों को हमने एक साथ लिख दिया। क्रिया इसमें कौन कौन सी हैं? ददर्श, प्रविश्य, हत्वा, ये तीन क्रियाएं हैं जिसमें से प्रधान है ददर्श और उसके अलावा है प्रविश्य और हत्वा। प्रथमा विभक्ति के हमने पद लिख लिए, द्वितीय विभक्ति के सारे पद लिख लिए और हमने अव्यय लिख लिए सारे। अब हम यहां पर आए, इसमें टेबल में हमने इन शब्दों को पहचान कर, अब देखिए प्रविश्यतु, प्रविश्यतु, अब प्रविश्य के साथ में महारण्यम और तू आया, तो हमने इसको अप्रधान क्रिया होने के कारण अलग लिखा और इसके सारे पदों को एक साथ लिख दिया। रामः राजीव लोचनः, ये एक साथ आ गए। विराधम राक्षसम हत्वा, अब देखिए विराधम राक्षसम हत्वा, ये हत्वा के साथ में है, हत्वा भी हमारी क्रिया है, अप्रधान क्रिया है, तो विराधम राक्षसम हत्वा ये एक साथ आ गए। फिर उसके बाद में जो बाकी बचे वो सारे के सारे प्रधान क्रिया के शब्द हैं या पद हैं। शरभंगम ददर्श, हा, ददर्श हमारे जो है प्रधान क्रिया है, हा अव्यय है। सुतीक्ष्णम च अपि अगच्छ्यम च अगच्छ भ्रातरम तथा, ये सारे के सारे हमारे ददर्श के साथ में आ गए। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और अव्ययम में हमने इनको लिख दिया। अब हमको वाक्य बनाने, तो ये जो हमारी टेबल बन गई ये हमारी महत्वपूर्ण टेबल है। यही आपको डायरेक्ट बनाना अगर आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके बाद, क्योंकि इससे जो अन्वय क्रम बनेगा वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप प्रधान क्रिया को लिखिए। प्रधान क्रिया जब आप लिखेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं अभी ठीक भी करता जा रहा हूं। प्रविश्य ये अप्रधान क्रिया है, हत्वा ये अप्रधान क्रिया है, हाँ, तो ये देखिए प्रविश्य हत्वा, यह मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आपको, जो आप पता चलता रहे आपको। फिर हमने क्या किया, प्रधान क्रिया पहचानी। प्रधान क्रिया क्या है? ददर्श, ददर्श को हमने लिख दिया। ददर्श मतलब उनको देखा या उनको दर्शन किए। ददर्श किसने दर्शन किए? रामः ददर्श, राम ने दर्शन किए। राम कैसे है राम? तो किसके दर्शन किए उन्होंने? अब देखिए यहां से
नीचे देखिए द्वितीय विभक्ति में शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम अगस्त्य भ्रातरम, ये 4 लोग थे जिनके बारे में लिखा हुआ है, उनके इन्होंने दर्शन किए। तो शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम अगस्त्य भ्रातरम च हमने अव्यय का लगा दिया, ददर्श। अब यहां से जब भी देखिए आप वाक्य बनाए, कर्ता लिखा, कर्म लिखा और उसके बाद में क्रिया, तो क्रिया से शुरुआत करी, क्रिया, उसके पहले आपने कर्म लगाया, उसके पहले आपने कर्ता लगाया और फिर कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म लगा दिया। तो यही तरीका है, प्रथमा विभक्ति लगाई, फिर द्वितीय विभक्ति लगाई, प्रथमा के बाद में द्वितीय विभक्ति लगा दी। उसके बाद में हम या तो एक काम कर सकते हैं कि उनके जितने भी विशेषण हैं, विशेष्य को पहचान के उनके जितने भी विशेषण हैं उनको हम लगा दें। विशेषण किसके साथ लगेंगे? कर्ता के साथ में। तो या तो आप पहले लगा लिए या बाद में लगा लिए, कोई भी एक पैटर्न पकड़ लीजिए। तो अभी जैसे मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूं वो ये है कि कर्ता लीजिए, पहले क्रिया लीजिए, फिर उसके पहले कर्ता लगाइए, फिर प्रथमा विभक्ति हो गई, फिर उसके बाद द्वितीय विभक्ति लगाइए तो कर्म आ गया। उसके बाद में आप बाकी के जितने भी हैं उनको देखिए। तो यहाँ पे विशेषण है राजीव लोचना, तो हमने कर्ता के पहले राजीव लोचना लिख दिया, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहा, बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा। राजीव लोचना रामः शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम अगस्त्य भ्रातरम च ददर्श। उसके बाद हमने प्रविश्य, ये हमारी अप्रधान क्रिया है। अप्रधान क्रिया को हमने लिखा, अप्रधान क्रिया से क्या सेंटेंस बन रहा है? प्रविश्य तु महारण्यम, प्रविश्य तु महारण्यम। तो महारण्यम प्रविश्य, ये हमारा बन गया। क्रिया के पहले हमने प्रथमा द्वितीय तृतीय जो भी आ रही है वो लगाई, तो पहले प्रथमा लगाई, प्रथमा है नहीं तो हमने द्वितीय लगा दी, महारण्यम, तो हो गया महारण्यम प्रविश्य। अब हमारा वाक्य कैसा बना? रामः, रामः जो है वो कर्ता है, कर्ता के बाद में हमने जो अप्रधान क्रिया का वाक्य बना उसको लिख दिया, तो बन गया सेंटेंस हमारा राजीव लोचनः रामः महारण्यम प्रविश्य शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम अगस्त्य भ्रातरम च ददर्श, ये बन गया। अब हमारे 2 हो गए, 2 क्रियाएं हो गई, तीसरी बची हत्वा विराधम राक्षसम। तो हत्वा लिख दिया हमने, फिर से एक अप्रधान क्रिया लिखी। अप्रधान क्रिया के साथ में हमको क्या लिखना है? उसके साथ में हमको कर्ता लिखना है, कर्ता है नहीं इसके अंदर, तो द्वितीय में आ गए हम। द्वितीय में क्या है? विराधम और राक्षसम। विराधम उसका नाम है, तो हम जो नाम है वो लिखेंगे, और जो राक्षसम है वो उसका विशेषण है। तो सबसे पहले हम विराधम लिखेंगे, और विराधम लिखने के बाद विराधम जो है विशेष हो जाएगा, और जो विशेषण है उसके पहले लिखा जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे विराधम हत्वा, और उसके बाद लिखेंगे राक्षसम विराधम हत्वा। ठीक है, विराधम हत्वा, और फिर हम उसका विशेषण लगाएंगे। विराध कौन था? राक्षस था, तो राक्षसम विराधम हत्वा। अब उम्मीद कर रहे हैं सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं एक तरफा बोल रहा हूँ लेकिन सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, समझ में हाँ जी आ रहा है। तो हत्वा विराधम हत्वा राक्षसम विराधम हत्वा। अब देखिए ये समझ में आ गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इस पूरे सेंटेंस को, जो ब्रैकेट है पूरा ब्रैकेट उठा के हम उसको लगा देंगे आगे। राजीव लोचनः रामः महारण्यम प्रविश्य राक्षसम विरोधम हत्वा शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम अगस्त्य भ्रातरम च ददर्श। ये आपका अन्वय क्रम बन गया। ठीक है, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है सब लोगों को, कैसे आसानी से बन रहे हैं सेंटेंस। हाँ, पैटर्न पकड़ना है आप लोगों को, कैसे मैं बना रहा हूं एक एक करके, ऐसे आपको पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न पकड़ लिया, सारा काम आसान हो जाएगा। अब ये देखिए लास्ट है, अगत्स्य वचनात् चैव जग्राहेन्द्रम शरासनम खड्गम च परम प्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ। अब ऐसे देखने में बहुत कठिन लग रहा है, हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। पद विभाग, पद विभाग में क्या हुआ? अगत्स्य वचनात् च एव जग्राह ऐन्द्रम शरासनम खड्गम च परम प्रीतः तूणी च अक्षय सायकौ। ये हमारे पद विभाग में हर पद पहचान में आ गए। अब इन पदों को हम टेबल बना देंगे। टेबल में कैसे आएंगे? अगत्स्य वचनात्, अगत्स्य वचनात् इति नपुंसक लिंगे
पंचमी विभक्ति एक वचनम पदः अस्ति और पदम अस्ति। अगत्स्य वचनात्, अगत्स्य वचनात् का मतलब क्या हुआ? अगत्स्य के कहने से या अगत्स्य के वचन से या अगत्स्य के कहने से। च ऐव ये अव्यय है। जग्राह ये क्रिया है। जग्राह का मतलब होता है उन्होंने दिया या पकड़ा दिया या दे दिया। ऐन्द्रम शरासनम, ऐन्द्रम इंद्र को बोला गया है, शरासनम उनके धनुष को बोला गया है। तो इंद्र का धनुष जो है वो हो गया ऐन्द्रम शरासनम। इति नपुंसक लिंगे द्वितीय विभक्ति एक वचनम अस्ति। खड्गम, खड्गम जो है वो तलवार को बोलते हैं। पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है। परम प्रीतः इति पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति एक वचनम अस्ति। अत्यंत प्रिय, परम प्रीतः, परम प्रिय जैसे बोलते हैं, अत्यंत प्रिय, और यहाँ पर राम के लिए ये यूज किया जा रहा है। तूणी, तूणी जो है तूणियों को बोली जाती है जिसके अंदर बाण रखे जाते हैं। पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में है। अक्षय सायको, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति और द्विवचन में है। और इसका मतलब होता है कि जिस अक्षय सायको, तूणी और अक्षय सायको के साथ में यूज किया गया है, जिसमें कभी भी बाण समाप्त नहीं होते, उसको बोलते हैं अक्षय। अक्षय मतलब कभी खत्म नहीं होता। अक्षय सायको, जिसके बाण कभी भी खत्म नहीं होते, उसको बोलते हैं अक्षय सायको, तूणी अक्षय सायको। तो ये उसके मतलब हो गए। अब हमने इन सारे को उठाकर सारी विभक्तियों के पद एक साथ लिखे, अव्यय और क्रियाओं को लिखा। क्रियाएं हम लोगों ने देखी। जग्राह ये क्रिया की तरह यूज हो रहा है, इसमें केवल एक ही क्रिया है जग्राह। प्रथमा, द्वितीय, पंचमी और अव्यय, केवल इतने इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनका उपयोग किया। अब हमने देखा कि हमारे पास पद विभाग क्या है और ये टेबल हमारी क्या बनी। अन्वय जब बनाएंगे तो हमको वही काम करना है, हर बार एक ही काम करना है, पैटर्न सेम है। क्रिया पहचानिए, प्रधान क्रिया पहचानिए। प्रधान क्रिया क्या है? जग्राह। जग्राह हमने लिख दिया। जग्राह का मतलब क्या हुआ? पकड़ कर। जग्राह मतलब दिया। तो किसने दिया, किसको दिया? तो राम को दिया। राम कौन है? राम तो यहाँ डायरेक्ट नहीं बताए। तो राम क्या है? परम प्रीता, उनके परम प्रिय जो थे, तो इसलिए उनको परम प्रीता जग्राह, अपने परम प्रिय को दिया। अब यहाँ पर कहीं पर भी अगत्य का नाम नहीं आ रहा है। अगत्य वचनात् है, अगत्य के वचन से, अगत्य ने दिया अगत्य के वचनात् से, लेकिन अगत्य का नाम डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट है, इसलिए हमने कर्ता का अगत्य का नाम नहीं लिया, लेकिन परम प्रीता को दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, क्या दिया? तो ये सब चीजों को देखने के लिए हम लोगों को फिर से पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि पहले क्रिया लिखनी है, उसके पहले कर्ता लिखना है, और कर्ता और क्रिया के बीच में हमको कर्म लिखना है। कर्म में क्या है? ऐन्द्रम शरासनम जग्राह, इंद्र का धनुष दिया। परम प्रीता, राम को इंद्र का धनुष दिया। परम प्रीता ऐन्द्रम शरासनम जग्राह। अब हमारे पास और भी सारे इसमें वर्ड हैं, देखिए ऐन्द्रम शरासनम, खड्गम, तूड़ी, अक्षय सायको, ये सारे के सारे एक साथ हैं। तो उन्होंने क्या क्या दिए, ये सारे एक साथ लिख सकते हैं। और क्यों दिए, फिर हम द्वितीय के बाद में पंचमी का इस्तेमाल करेंगे। अगत्य वचनात्, तो अगत्य वचनात्, परम प्रीता अगत्य वचनात् ऐन्द्रम शरासनम जग्राह। अब यहाँ पर आप द्वितीय वाले एक साथ लिख सकते हैं सारे, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या उसके बाद में लिख सकते हैं कि पहले आपने पंचमी लिख दी, फिर आप उसके द्वितीय वाले सारे लिख दिए, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं क्योंकि आप ये पूरा क्रम बना रहे हैं अभी, इसलिए ऐसे चलिए या वैसे चलिए, आप पहुंचेंगे वहीं पर ही। तो हमने यहाँ पे उसके जितने भी और वर्ड थे वो सारे उठाकर यहाँ पे अब लिख दिए। परम प्रीता अगत्य वचनात् ऐन्द्रम शरासनम, फिर बचे हुए खड्गम, तूणी, अक्षय सायको जग्राह, उनको दे दिया उन्होंने। तो यहां से हमारे पास उसका अन्वय क्रम बन गया। ठीक है, क्या बन गया? परम प्रीता अगत्य वचनात् ऐन्द्रम शरासनम खड्गम, तूणी, अक्षय सायको च जग्राह। चा लगा दिया क्योंकि हम कई चीजों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं जब, तो उनके लास्ट में लिखते हैं कि इंद्र का धनुष, तलवार
और कभी न खत्म होने वाले बाण और 2 तूणियां उनको दी, तो और जो शब्द यूज किया वो यहाँ पे चा हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये अन्वय क्रम पूरा हो गया। तो ये अन्वय क्रम है। अब आज ये अंतिम है अन्वय क्रम, 19वां अन्वय क्रम जो है अंतिम था। आपके सारे अन्वय क्रम जो हैं इसमें अन्वय सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अगली कक्षा से कुछ और चीजों को देखेंगे। अन्वय क्रम अब आप लोगों को रिवाइज करने होंगे, बार बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियोस को देखिए, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो शुरुआत से फिर से पढ़ेंगे ना, तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से वो सेंटेंस बने। क्योंकि शुरू में आप लोगों को दिक्कत आई होगी, परेशानी हुई होगी कि हाँ कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहा है, लेकिन अब जाके आपको बहुत क्लैरिटी एकदम क्लियर हो गया होगा। कम से कम 19वें तक आते आते 18-19 में आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्यों बना रहे हैं और उसका क्या फायदा है, कैसे जो है अप्रधान क्रिया के जो वाक्य हैं उनके साथ में लिखे जा रहे हैं, कहाँ पे फिट हो रहे हैं, कैसे फिट हो रहे हैं, कैसे जो है प्रधान क्रिया से वाक्य बन रहे हैं, कैसे अप्रधान क्रिया के वाक्य उसमें कहाँ पे लगाने हैं, कैसे क्रम में आएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो ये जो है अन्वय और अन्वय क्रम बेसिकली आपको न सिर्फ परिचय में काम आएगा, बल्कि जिस ढंग से मैंने आपको पढ़ाया है यह आपको अगली शिक्षा में भी आपके काम आएगा। उसमें भी आप लोगों को ये सब पहचानने में मदद मिलेगी और ऐसे ही पहचाना जाता है। तो अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। चलिए वंदना जी, प्रार्थना श्लोक ले लीजिए। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद।